हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल नेशनल कैरियर पॉइंट ऑफ इंडिया में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने शोषण को पढ़ा, उसके बाद वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण को भी विस्तार से समझा कि शोषण क्या है और वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण क्या है। आज हम लोग उसी के अगले भाग यानी शोषण तंत्र को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप में से किसी ने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो आपसे मेरी आग्रह है कि पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि आज का लेक्चर पिछले टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन तक सबसे पहले पहुँचे। और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बिना देरी के आज के इस पावरफुल क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं शोषण तंत्र को। सांस लेने और छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग शोषण कहते हैं। एक्चुअली इसमें तंत्र यानी सिस्टम लगा हुआ है। इसका मतलब बहुत सारे अंगों के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं शोषण तंत्र क्या होता है। शोषण तंत्र हमारे शरीर का वो अंग होता है जिसकी मदद से हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब शरीर में ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये पूरा काम जिस तंत्र से होता है उसको हम लोग शोषण तंत्र कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन जरूरी होता है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण की क्रिया है। विदाउट ऑक्सीजन शोषण संपन्न नहीं होता है। ऑक्सीजन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहने के दो कारण हैं। एक आपका सांस लेना, दूसरा रक्त का परिसंचरण है। यानी जब तक आप सांस लेंगे, जब तक खून दौड़ेगा, आपका शरीर गर्म रहेगा। जब आप मर जाएंगे, खून दौड़ना बंद हो जाएगा और शरीर ठंडा हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर में ऊष्मा बनी रहती है। शोषण ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण ये एक अपचायी क्रिया है। अपचायी को इंग्लिश में कैटाबोलिक कहते हैं। अपचायी यानी कैटाबोलिक क्या होता है? किसी चीज को तोड़ना, ये कैटाबोलिक कहलाता है, और किसी चीज को जोड़ना ये एनाबोलिक कहलाता है। तो शोषण क्या है? ये एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज सरल पदार्थ में टूटता है और ऊर्जा निकलता है। अब हम लोग शोषण अंग को समझते हैं कि वो कौन सा अंग है जो शोषण का काम करता है। सबसे पहले हम लोग अपने से शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोग स्तनधारी हैं। स्तनधारी उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। जैसे मानव हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सभी स्तनधारी में आते हैं। स्तनधारी वो जीव होता है जो अपने बच्चे को जन्म देता हो और अपने बच्चे को दूध पिलाता हो। जो भी जीव जंतु जो अपने बच्चे को जन्म देता हो या दूध पिलाता हो वो सभी स्तनधारी में आते हैं। हम लोगों में शोषण अंग कौन सा है? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोगों को लगता था नाक, फिर जब नाक बंद कर लेते थे तो मुंह से भी सांस ले लेते थे। अब नाक है या मुंह? एक्चुअली में दोनों नहीं है। नाक और मुंह ये केवल सांस लेने के रास्ते हैं, ये शोषण अंग नहीं है। देखिए, आप जो सांस ले रहे हैं वो नाक से नहीं ले रहे हैं, बेसिकली फेफड़े से ले रहे हैं और छोड़ते भी फेफड़े से हैं। तो मेन जो शोषण अंग है वो है फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। तो स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से सांस लेते हैं। समझ में आ गया? बात कर लेते हैं कीड़े मकोड़े की। कीड़े मकोड़े ये फेफड़े से सांस नहीं लेते, बल्कि ये सांस नली से सांस लेते हैं। यहाँ से ये सांस लेते हैं, डायरेक्ट सांस नली से ये सांस लेते हैं। सांस नली को हम लोग इंग्लिश में ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे तिलचट्टा हो गया, ये ट्रैकिया से डायरेक्ट सांस लेता है, ये फेफड़े से सांस नहीं लेता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जलीय जीव की। जैसे मछली, ये गलफड़ा से सांस लेता है, ये फेफड़े से सांस नहीं लेता है। मछली के बगल में गलफड़ा होता है जिसको इंग्लिश में गिल्स बोलते हैं। जब मछली मुंह से पानी लेती है तो इसी गलफड़े से होकर गुजारती है। गलफड़ा पानी में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है और ब्लड में भेज देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो जलीय जीव गिल्स से सांस लेते हैं। कुछ अपवाद हैं जैसे व्हेल्स और डॉल्फिन, ये फेफड़े से सांस लेते हैं क्योंकि ये स्तनधारी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेढक की। ये 3 तरह से सांस लेता है। जब ये जमीन पे होता है तो फेफड़े से सांस लेता है। जब ये जमीन पे होता है तो किससे सांस लेता है? फेफड़े से सांस लेगा। जब ये जमीन पे होगा तो फेफड़े से सांस लेगा। और जब ये जमीन के अंदर चला जाएगा, जिसको हम लोग निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हाइबरनेशन बोलते हैं, तो जब जमीन के अंदर चला जाएगा तो ये त्वचा से सांस लेगा। जब मेढक छोटा छोटा रहता है, जो मछली के समान दिखता है, जिसको हम लोग टैडपोल बोलते हैं, जिसको अपनी भाषा में बिंग मछली बोलते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पकड़ के लाते थे और सोचते थे मछली पाल रहे हैं।
ये बड़ा होकर मेढक बन जाता है। ये छोटा छोटा रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टैडपोल। ये पानी में रहता है, जब ये पानी में रहेगा तो गिल्स से सांस लेगा। तो टैडपोल पानी में रहता है, ये गिल्स से सांस लेता है। तो आई होप कि ये सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले। अब हम लोग ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास क्या होता है इसको समझते हैं। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, जब इन दोनों क्रिया को हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग ब्रीथिंग या फिर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेने को हम लोग अंतःश्वसन या फिर इंस्पायरेशन कहते हैं और बाहर छोड़ने को उच्च श्वसन या फिर एक्सपायरेशन कहते हैं। अंतःश्वसन ये अलग क्रिया है और उच्च श्वसन ये अलग क्रिया है। लेकिन जब अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो इसी को हम लोग ब्रीथिंग या फिर श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सबसे पहले हम लोग अंतःश्वसन को समझते हैं कि अंतःश्वसन में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, अंतःश्वसन के दौरान वक्ष गुहा फैलती है। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा फैल जाता है। वक्ष गुहा को थोरेसिक कैविटी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती है। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं दो मुख्य मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। एक डायफ्राम ये गुंबद के आकार का होता है, ये चपटा होकर नीचे की ओर चला जाता है और सिकुड़ जाता है। दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स मसल, जिसको बाहरी इंटरकोस्टल्स मांसपेशियां भी कहते हैं। ये पसलियों के बीच में होता है और सिकुड़कर पसलियों को ऊपर और बाहर की ओर खींचता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। मतलब सांस लेते वक्त पसलियां और डायफ्राम ये ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। चौथा पॉइंट है, वक्ष गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भर जाता है। मतलब वक्ष गुहा में वायु का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, जिससे आयतन बढ़ जाता है और जो हवा है वो फेफड़े में भर जाती है। पांचवा पॉइंट है, नाइट्रोजन 78%। इसका क्या मतलब है, देखिए सांस अंदर लेने और छोड़ते वक्त कौन कौन सी गैस का विनिमय होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो वह गैस लेंगे जो हवा में है, तो जितना परसेंट गैस हवा में होगा उतना ही हम लोग लेंगे। तो नाइट्रोजन ये 78% हवा में है, तो हम लोग सांस लेते वक्त भी नाइट्रोजन 78% लेंगे। और ऑक्सीजन ये 21% है, तो हम लोग सांस लेते वक्त भी ऑक्सीजन 21% लेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड ये 0.03% है, तो हम लोग सांस लेते वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेंगे। और बहुत सारी गैसें भी हैं। तो अंतःश्वसन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं उच्च श्वसन, जिसको हम लोग एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ये जस्ट अपोजिट होता है अंतःश्वसन के, बस थोड़ा सा फर्क है, आइए उस फर्क को हम लोग समझते हैं। उच्च श्वसन में वक्ष गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो वक्ष गुहा जो है ये अपने असली आकार में वापस आ जाता है। थोरेसिक कैविटी अपने असली आकार में वापस आ जाता है। दूसरा पॉइंट है, पसलियों की पेशियां शीतल हो जाती है। मतलब जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्राम जो है ये शीतल हो जाता है और इंटरनल इंटरकोस्टल्स मसल जो पसलियों के बीच में मौजूद होता है ये भी शीतल हो जाता है, जिससे सांस छोड़ना हम लोगों के लिए आसानी हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। चौथा पॉइंट है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फेफड़े से बाहर हो जाता है। मतलब वक्ष गुहा में वायु का दाब जो है वो बढ़ जाता है। मतलब प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो आयतन जो है वो कम हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना हम लोगों के लिए आसानी हो जाता है। पांचवा पॉइंट है, नाइट्रोजन 78%। इसका क्या मतलब है, तो हम लोग लेते हैं कितना 78% और छोड़ते भी कितना है 78%। और ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। देखिए हम लोग लेते कितना है नाइट्रोजन 78% और छोड़ते कितना है 78%। और ऑक्सीजन लेते हैं 21% और छोड़ते हैं 17%। बस यही पॉइंट आपको याद रखना है। लेते हम लोग कितना है 21% और छोड़ते हैं 4% कहाँ जाता है, तो 4% जो है वो हमारे शरीर सेलुलर रेस्पिरेशन में उपयोग कर लेती है। मतलब कि कोशिकीय श्वसन में उपयोग हो जाता है, जिसके कारण हम केवल 17% ही ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल के अंदर भोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनाता है। यही ऊर्जा बनने के दौरान ऑक्सीजन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यही कारण है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड 4% छोड़ते हैं। लेते कितना है 0.03% और छोड़ते हैं 4%, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बनता है। तो बस यही दो डिफरेंस आपको याद रखना है कि हम लोग ऑक्सीजन कितना लेते हैं 21% और छोड़ते कितना है 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03% और छोड़ते हैं 4%। नाइट्रोजन ये सेम रहता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं करती है।
तो आई होप कि अंतः शोषण और उच्च शोषण ये दोनों आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं पीछे हट जाता हूँ, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे।